जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें कि हमारे की टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम अपने सारे पीडीएफ को अवेलेबल कराए रहते हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग चाहें तो वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आज हम लोग पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज वर्ष 1863 में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सन 1863 ईस्वी में की हुई थी। इस दौरान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पल्लवरम में प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया था। इस दौरान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पल्लवरम में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया था। अगला पॉइंट हमारा है कि अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। हमारा पहला काल है पूरा पाषाण काल। हमारा पहला काल है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ पॉइंटों को हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन युग से हुआ था। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन युग से हुआ था। अगला पॉइंट हमारा है इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट या शिकार करना था। इस काल में मानव की जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या था? आधार क्या था? आखेट करना था। अगला पॉइंट हमारा है मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि इसी काल में होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। इसी काल में होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। अब हम मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ प्रश्न पॉइंटों को पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ पॉइंटों को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि इसी काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। इसी काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा महदहा नामक स्थान से मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। इसे भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा महदहा नामक स्थान से मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। इसे भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। अब हम लोग नौ पाषाण काल से संबंधित कुछ पॉइंटों को पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसी के साथ इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। साथ ही इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है इस काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। इस काल में मनुष्य जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिए थे। इस काल की सबसे बड़ी खोज क्या थी? पहिए का आविष्कार करना। नौ पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज पहिए का आविष्कार करना था। अगला प्रश्न है नौ पाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। नौ पाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। अगला पॉइंट हमारा है कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ साथ उसके
पालतू कुत्तों को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त होता है। कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ साथ उसके पालतू कुत्तों को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त होता है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट हमारा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोग थे। हमारा अगला पॉइंट है कि रेडियो कार्बन 14 C14 तकनीक के माध्यम से इस सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है। रेडियो कार्बन 14 से तकनीक के माध्यम से इस सभ्यता का काल जो है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है। हमारा अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी, जिसको दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला है दुर्ग और दूसरा है निचला शहर। अगला पॉइंट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, कृषि तथा पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल तथा चावल एवं अनेक फल फसल उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, कृषि करना तथा पशुपालन करना, यह उनका मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे गेहूं का उत्पादन करते थे, जौ, कपास, मटर, तिल तथा चावल का भी उत्पादन करते थे। हमारा अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का प्रयोग किया जाता था। हमारा अगला पॉइंट है इस सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों वर्ग के लोग आभूषण पहनते थे। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। अगला पॉइंट हमारा है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं लिंग पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पशुओं में कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुबड़ वाला बैल जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। अगला प्रश्न हमारा है सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट हमारा है मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन करने के लिए मछली को पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। चौपड़ तथा पासा खेलना उनका मुख्य मनोरंजन के साधन थे। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में उनकी अवस्थिति क्या क्या है, तो इससे संबंधित हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। हमारा जो हड़प्पा स्थल है इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो इसका खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में किया था। जो हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांट मोगरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो सभ्यता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में
गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता में बलुआ पत्थर की बनी मानव मूर्ति, अन्नागार, बैलगाड़ी की खोज हुई थी। बलुआ पत्थर की बनी मानव मूर्तियां, अन्नागार और बैलगाड़ी की खोज हुई थी। अगला हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसे हम लोग मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। यह जो कहाँ पर स्थित है, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस इस स्थल में क्या खोज हुई थी? विशाल स्नानागार, अन्नागार और कांच की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर और ढाई वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति और बने हुए कपड़े हुए प्रसिद्ध मिले थे यहाँ इस स्थल पर। अगला जो है सुतका गेंडोर की खोज जो है अस्टायन ने सन 1927 में की थी। यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थल में हम लोग क्या मिला था हम लोगों को? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। जो यह स्थान था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच के व्यापार का मुख्य केंद्र। अगला हमारा है चंद्रहुदड़ो। चंद्रहुदड़ो की खोज किसने किया था? चंद्रहुदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार ने सन 1931 में की थी। ये जो है सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में है। चंद्रहुदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में है। इसमें क्या प्राप्त हुआ था? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। चंद्रहुदड़ो में मनके बनाने के कारखाने को प्राप्त किया गया था। अगला हमारा स्थान है आमरी। आमरी की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने सन 1935 में किया था। आमरी की खोज सन 1935 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने किया था। यह कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसमें किसके साक्ष्य मिले हैं? तो इसमें हिरण के साक्ष्य मिले हैं। अगला हमारा स्थान है कालीबंगन। कालीबंगन की खोज घोष ने सन 1953 ईस्वी में की थी। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन जो है राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थान पर हमें अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की पहाड़ियां और लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। अगला हमारा स्थान है लोथल। लोथल की खोज किसने किया था? लोथल की खोज आर राव ने सन 1953 ईस्वी में किया था। यह जो गुजरात में काम्बे की खाड़ी के समीप भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल जो है गुजरात में काम्बे की खाड़ी के समीप भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर हम लोगों को मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, धान की भूसी, अग्नि वेदिकाएं और शतरंज का खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला स्थान है सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज जे.पी. जोशी ने सन 1964 में की थी। सुरकोटदा की खोज सन 1964 ईस्वी में जे.पी. जोशी ने की थी। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। इस स्थान पर घोड़े की हड्डियां और मनके प्राप्त हुए हैं। इस स्थान पर घोड़े की हड्डियां और मनके प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान है बनावली। बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1974 में जे.पी. जोशी की सहायता से खोज किए थे। यह जो कहाँ पर स्थित है? तो यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थान पर मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थान हमारा है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज किसने किया था? तो आर.एस. बिष्ट ने 1990 ईस्वी में किया था। धौलावीरा की खोज आर.एस. बिष्ट ने सन 1990 में किया था। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ पर हम लोगों को जल निकासी प्रबंधन तथा जल कुंड को के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा में जल निकासी प्रबंधन तथा जल कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। आप लोग वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ से भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।